सोचो, एक ऐसी बाइक जो 70 साल से बिना रुके चल रही है, एक ऐसी कंपनी जो 2 बार बंद होने के कगार पर आ चुकी थी, और एक ऐसी आवाज जो हर इंडियंस के दिल की धड़कन बन चुकी है। ये सिर्फ एक बाइक नहीं, एक लेगेसी है। कभी आर्मी के सोल्जर्स के साथ बॉर्डर पर, कभी दोस्तों के साथ लद्दाख के सफर पर, तो कभी शादी के बारात में दूल्हे की असली शान बनकर इस बाइक ने हर जगह अपना रंग दिखाया है। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब इस बाइक को खरीदने वाला कोई नहीं था और ये कंपनी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। लेकिन फिर एक मिरेकल हुआ जिसने इस बाइक को दोबारा जन्म दिया। ये कहानी है रॉयल एनफील्ड के स्ट्रगल की, डाउनफॉल की, और एक ऐसे रिवाइवल की जिसमें खत्म हो चुकी ब्रांड जो दुनिया भर का लेजेंड बन गई। साल 1893 में इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन रेडिच में एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी जिसका नाम था एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पहले ये लोग सिर्फ साइकिल के पार्ट्स बनाते थे, जैसे साइकिल के हैंडल्स और गियर्स। लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम पड़ा एनफील्ड साइकिल, और इसी से रॉयल एनफील्ड का नाम पूरी दुनिया तक पहुंचना स्टार्ट हुआ। फिर आया 1901, जिस साल उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, एक सिंपल सी फ्रेम वाली बाइक जिसमें एक 239 सीसी इंजन लगाया गया था। और ये वही बाइक थी जिसने रॉयल एनफील्ड को मोटरसाइकिल दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। रॉयल एनफील्ड की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड माना जाता है, जो अभी भी प्रोडक्शन में है। शुरुआत के दिनों में एनफील्ड बाइसिकल और मोटरसाइकिल बनाती थी और उनका स्लोगन भी था, मेड लाइक अ गन गोस लाइक अ बुलेट। ये स्लोगन उनके स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल डिजाइन को हाईलाइट करता था। साल 1911, जब दुनिया मॉडर्न बाइक के बारे में सोच भी नहीं रही थी, तब रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया अपनी वी ट्विन, जो लॉन्ग डिस्टेंस राइड का सिंबल बन गई। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 के लिए ब्रिटिश आर्मी को मोटरसाइकिल सप्लाई की गई, जिससे रॉयल एनफील्ड की रिलायबिलिटी की रिपुटेशन बनी। 1920s में कंपनी ने सिविलियन मोटरसाइकिल पर इम्प्रूव किया, उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल और एफिशिएंट बनाया, और रेसिंग और इंड्योरेंस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। 1930s तक डिजाइन और इंजीनियरिंग मॉडर्नाइज हुई, फ्रेम्स और सस्पेंशन बेटर हुई, और रॉयल एनफील्ड का नाम इंटरनेशनल लेवल पर प्रीमियम ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश हो गया। 1940s में रॉयल एनफील्ड की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंपनी ने फिर से ब्रिटिश आर्मी के लिए मोटरसाइकिल बाइक्स बनाई। इस पीरियड की सबसे फेमस बाइक फ्लाइंग फ्ले थी, जो इतनी लाइट वेट की थी कि इसे पैरासूट के साथ शोल्डर्स के साथ ड्रॉप किया जा सकता था, और ये रफ टेरेंस पर भी इजीली चल सकती थी। वॉर के बाद 1949 में रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में एंट्री की, जब मद्रास मोटर्स के थ्रू 350 सीसी बुलेट इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ। इससे कंपनी का पहला स्टेप इंडियन मार्केट में हुआ, जो फ्यूचर में रॉयल एनफील्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया। साल 1955, जब इंडियन आर्मी को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो हर टेरेंस पर चले, तब रॉयल एनफील्ड लॉन्च किया बुलेट 350, जिसने सबका दिल और कॉन्ट्रैक्ट दोनों जीत लिया। ये बाइक हिमालयास और रफ टेरेंस जैसे टफ एरियाज में यूज होने लगी। आर्मी के साथ एसोसिएशन से रॉयल एनफील्ड की इमेज रिलायबल और ट्रस्टवर्दी के रूप में बन गई। इस कॉन्ट्रैक्ट ने ब्रांड के लिए इंडियन मार्केट में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया। 1960 में बुलेट बाइक सिविलियन, पुलिस और आर्मी के बीच काफी पॉपुलर हो गई। कंपनी ने मोटरसाइकिल के डिजाइन और कंफर्ट को इम्प्रूव किया, जिससे लॉन्ग राइड्स और डेली यूज दोनों के लिए बाइक सुटेबल हो गई। इंडिया में रॉयल एनफील्ड की एक कल्ट फॉलोइंग डेवलप होने लगी और ये बाइक लोगों के लाइफस्टाइल और एडवेंचर का एक सिंबल बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी जो यूके में थी, 1960 से 70 के दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने लगी। रीजन ये था कि जापानीज बाइक कंपनी जैसे होंडा, यामाहा और सुजुकी ने मार्केट में ज्यादा एफिशिएंट, मॉडर्न और सस्ती बाइक लॉन्च कर दी थी, और ब्रिटिश बाइक ओल्ड डिजाइन और हैवी इंजन्स की वजह से मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए यूके के पेरेंट कंपनी को प्रॉफिट कम मिलने लगा और बिजनेस फाइनेंशियली सस्टेन नहीं हो पाया। यानी यूके से रॉयल एनफील्ड का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, और सिर्फ इंडिया में ही कंपनी ने अपने ऑपरेशन और प्रोडक्शन कंटिन्यू रखे। जब दुनिया के हर कॉर्नर से रॉयल एनफील्ड का नाम मिटा दिया गया, तब सिर्फ एक जगह थी जहां ये ब्रांड जिंदा था, और वो था इंडिया। मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहीं से एनफील्ड इंडिया लिमिटेड ने अपने दम पर प्रोडक्शन चालू रखी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट बदल रहा था और नई जापानीज बाइक जैसे मारुति, सुजुकी, होंडा इंडियन मार्केट में एंट्री कर रहे थे। लाइट वेट, स्टाइलिश और फ्यूल एफिशिएंट बाइक के सामने रॉयल एनफील्ड की हैवी और आउटडेटेड बुलेट दिख ही नहीं रही थी। कंपनी के लिए एक डूबते हुए जहाज जैसा था। प्रोडक्शन चालू था पर डिमांड ऑलमोस्ट खत्म। कंपनी बस गवर्नमेंट और आर्मी के कुछ लिमिटेड ऑर्डर्स पर ही टिकी हुई थी।
इस समय ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूके की फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, सेल्स 0 पर था। फिर एक दूसरे कंपनी की एंट्री होती है जिसे लोग ट्रक्स के लिए जानते थे, बाइक के लिए नहीं। नाम था आइशर मोटर। साल 1994 एक ऐसा साल जब सबको लगा कि रॉयल इनफील्ड का चैप्टर अब खत्म हो चुका है, लेकिन तब एंट्री हुई आइशर ग्रुप की। ट्रक्स और ट्रैक्टर बनाने वाली ये कंपनी ने रॉयल इनफील्ड के 60% स्टॉक खरीद लिए और डूबती लेगेसी को नई जिंदगी दी। ये डिसीजन इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग था, क्योंकि कोई भी कंपनी एक लॉस मेकिंग बाइक ब्रांड के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन आइशर के चेयरमैन विक्रम लाल और उनके बेटे सिद्धार्थ लाल ने एक विजन देखा कि रॉयल इनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं, एक लेगेसी है और इसे मॉडर्न बनाया जा सकता है। ये डिसीजन रिस्की था, क्योंकि तब रॉयल इनफील्ड लॉस में थी, पर आइशर के चेयरमैन सिद्धार्थ लाल ने एक बोल्ड विजन देखा। जब सबने कहा रॉयल इनफील्ड आउटडेटेड है, सिद्धार्थ लाल ने कहा मैं इसे दुनिया के रोड पर दोबारा लाऊंगा। उन्होंने एक रिस्की बेट ली, सब बिजनेस यूनिट बंद कर दो और फोकस सिर्फ रॉयल इनफील्ड पर रखो। ये डिसीजन लोगों को पागलपन लगा, लेकिन यही डिसीजन रॉयल इनफील्ड के लिए एक रिवाइवल पॉइंट बन गया। उनका कहना था बाइक को मॉडर्न बनाए बिना उनका हेरिटेज खत्म नहीं होना चाहिए, यानी डिजाइन पुराना रहे पर इंजन और रिलायबिलिटी नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड हो। ईयर 2000 का समय जब रॉयल इनफील्ड ने अपना पूरा गेम बदल दिया। अब फोकस सिर्फ बाइक पर नहीं था, बल्कि एक्सपीरियंस पर भी था। उन्होंने बाइकर्स को एक मशीन नहीं, एक आइडेंटिटी दी और रॉयल इनफील्ड बन गया एक इमोशन। मार्केटिंग में मेड लाइक अ गन, गोस लाइक अ बुलेट जैसे आइकॉनिक स्लोगन के साथ प्राइड सेल करना स्टार्ट हुआ। ईयर 2000 के बाद कंपनी ने एक न्यू इंजन, बेटर रिलायबिलिटी और रेट्रो मॉडर्न डिजाइन के साथ एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया। लद्दाख राइड्स, आर्मी एसोसिएशन और बाइकर्स क्लब ने ब्रांड को एक कल्ट स्टेटस दिया। रॉयल इनफील्ड ने अपनी इंडियन सक्सेस के बाद ग्लोबल मार्केट में वापस कदम रखा। यूके में टेक्नोलॉजी सेंटर और यूरोप यूएसए में डीलरशिप खोल दिए। 2018 में इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 ने दुनिया भर में धमाका मचा दिया। यूके के रिव्यूअर्स ने कहा दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ट्विन सिलेंडर बाइक इन द वर्ल्ड। और हिमालयन ने एडवेंचर सेगमेंट में इंडियन ब्रांड को ग्लोबल रिकॉग्निशन दी। आज रॉयल इनफील्ड दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड साइज मोटरसाइकिल ब्रांड में से एक है, और ये सब हुआ एक ऐसी कंपनी के साथ जिसे कभी फिनिश्ड कहा गया था। आइशर मोटर के टेक ओवर के बाद रॉयल इनफील्ड के अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ। जो कंपनी कभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और पुअर मैनेजमेंट की वजह से गिर रही थी, उसमें आइशर ने नई सोच और नया सिस्टम इंजेक्ट किया। उन्होंने रॉयल इनफील्ड को सिर्फ एक बाइक कंपनी नहीं, बल्कि एक लेगेसी ब्रांड के रूप में देखा। लेकिन बदलाव आसान नहीं था, और इस रिवोल्यूशन को रियलिटी बनाने के लिए रॉयल इनफील्ड ने कुछ क्रूशियल चीजों पर काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहला कदम था लीडरशिप और मैनेजमेंट को बदलना। आइशर ने नए इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव लाए जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन फिलॉसफी समझते थे। पुरानी वर्किंग स्टाइल जिसमें इनोवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, उसे तोड़ दिया गया। नई टीम का गोल था हेरिटेज को बरकरार रखते हुए प्रोडक्ट को फ्यूचर रेडी बनाना। 1990s के इन तक बुलेट का डिजाइन पुराना और इंजन अनरिलायबल था। आइशर ने इंजन एफिशिएंसी, वाइब्रेशन कंट्रोल और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस किया। इसी फेज में UCE यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन का ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ। एक ऐसा मॉडर्न इंजन जिसमें गियर बॉक्स और इंजन एक सिंगल यूनिट में इंटीग्रेटेड था, जिससे परफॉर्मेंस स्मूथ हुई और मेंटेनेंस कम। यानी क्लासिक लुक के अंदर कंप्लीटली एक मॉडर्न हार्ट डाल दिया गया। रॉयल इनफील्ड को एक ओल्ड स्कूल बाइक के टैग से निकालकर लाइफस्टाइल सिंबल बनाया गया। मार्केटिंग ने नॉस्टैल्जिया और प्राइड को एक ब्रांड आइडेंटिटी बना लिया। स्लोगन मेड लाइक अ गन, वॉज लाइक अ बुलेट ने एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट किया, जहां बाइकर सिर्फ बाइक नहीं चलाते थे, अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करते थे। पोस्टर, एड्स और राइड्स सब एक ही मैसेज देते थे, दिस इज नॉट जस्ट अ बाइक, इट्स अ लेगेसी। आइशर ने एक और पावरफुल मूव लिया। रॉयल इनफील्ड के राइडर्स को एक कम्युनिटी में बदला। क्लब्स, रोड ट्रिप्स और लॉन्ग डिस्टेंस राइड जैसे राइडर मानिया ने बाइकर्स को जोड़ दिया, और यहीं से बुलेट ब्रदरहुड कल्चर बॉर्न हुआ।
जहां रॉयल एनफील्ड एक बाइक से ज्यादा इमोशन और एक लाइफस्टाइल बन गई। और रिजल्ट, आइशर ने एक डूबती हुई कंपनी को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उसने ग्लोबल कल्ट ब्रांड को ट्रांसफॉर्म किया। क्लासिक डिजाइन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इमोशनल ब्रांडिंग के परफेक्ट मिक्स ने रॉयल एनफील्ड को फिर से दुनिया के मैप पर ला खड़ा किया। सोच के देखो, एक ऐसी बाइक जो कभी खत्म होने वाली थी, आज हर राइडर के दिल में धड़क रही है। रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ अपना नाम नहीं बचाया, बल्कि दुनिया को ये सिखा दिया कि हेरिटेज कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि नए अंदाज में वापस आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना। एंड मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आप ये वीडियो जरूर देखें।